आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी और मैं हूं आपके साथ माहिरा गौहर। स्वागत है आप सभी का मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम बड़ी खबर में। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का उठा मुद्दा अब बिहार से निकलकर देश भर का मुद्दा बनने जा रहा है। जी हां, चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर की तारीखों का ऐलान करेगा। आज शाम 4:15 बजे कुछ में ही मिनट रह गए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के नेतृत्व में पूरी जानकारी साझा की जाएगी। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 10 से 15 राज्यों को शामिल किया जाएगा, जिनमें वैसे राज्य भी खास तौर पर शामिल होंगे जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होना है, जैसे कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी। बता दें, जहां चुनाव आयोग और एनडीए सरकार एसआईआर को मतदाता सूची की शुद्धता, चुनावी प्रक्रिया और विश्वसनीयता सुनिश्चित कराने वाला बता रहा है। वहीं विपक्ष ने इसको लेकर बिहार में विरोध जताया था और अब फिर इसको लेकर नाराजगी वाले बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। तो सवाल ये कि आखिर एसआईआर को पूरे देश में लागू करने का फैसला किस हद तक सही है, और अगर एसआईआर का मुद्दा देश हित का है तो फिर इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विचार अलग अलग क्यों हैं? यही है आज की हमारी बड़ी खबर। इसको लेकर आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अमरदीप त्रिपाठी और कांग्रेस प्रवक्ता मोहम्मद जिशान। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मुंसिफ टीवी में। पहला सवाल अमरदीप जी से लेंगे। अमरदीप जी, अगर एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद सिर्फ मतदाता सूची की शुद्धता है, तो विपक्ष को भरोसा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और बिहार में इस वक्त भी एसआईआर की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल खड़ा कर रहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर केस जो लगातार चल रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश के अंदर जो विपक्ष बैठा हुआ है, चाहे सरकार कुछ भी काम करे, अच्छे से अच्छा काम कर ले, जितनी भी केंद्र की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारी जा रही हैं, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, चाहे वो विकास का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे जो है शौचालय का हो, चाहे गरीबों को मकान देने की बात हो, चाहे आप देखेंगे राशन देने की बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, तो विपक्ष का एक एजेंडा है कि किसी भी तरीके से सरकार को नीचा दिखाना है, सरकार के सभी योजनाओं को और सभी निर्णय को गलत बताना है। उसी तरीके से एसआईआर पर भी राहुल गांधी जी और उनकी टीम निरंतर टिप्पणी कर रही है, उसका विरोध कर रही है। मुझे लगता है इन लोगों को एक बार फिर से कांग्रेस के शासनकाल की बातों को दोहराना चाहिए, उस पन्नों को पढ़ना चाहिए। एसआईआर में जो रिवीजन हो रहा है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और एसआईआर का मतलब राहुल गांधी जी को शायद पता नहीं है, वो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। सीधा सीधा जो है चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी, क्या देश की जनता नहीं चाहती है, क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि जो लोग मर गए हैं उनका नाम जो है लिस्ट से कटना चाहिए, जो लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में चले गए हैं उनका नाम कटना चाहिए, जो घुसपैठी इस देश में रह रहे हैं, फर्जीवाड़े तरीके से जो है वोटिंग करते हैं, क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए? लेकिन अमरदीप जी एक सवाल है यहाँ पर, लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि किसी मतलब जो है सबका नाम नहीं कट रहा है, बल्कि खासकर जो है अल्पसंख्यक है, जो पिछड़े हैं, उनका नाम काटा जा रहा है। उनका ये आरोप है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर अल्पसंख्यक का नाम काटा जा रहा है, पिछड़े लोगों का नाम काटा जा रहा है, दलित लोगों का नाम काटा जा रहा है, ओबीसी लोगों का नाम काटा जा रहा है, जैसे पीडीए का नारा देते हैं, सबका नाम अगर कट जाएगा तो इस देश में जो है जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं? आप बता दीजिए। जनरल कैटेगरी के लोग ये टोटल कहते हैं कि 10% लोग हैं, तो सिर्फ 10% को छोड़ के बाकी सबका नाम काटा जा रहा है क्या? ये देखिए, सीधा सीधा झूठ फैलाने का ये मुहिम राहुल गांधी एंड टीम ने चला रखा है। बिहार में देखिए, एसआईआर मुद्दे पर इन्होंने बहुत हल्ला मचाया, लेकिन बिहार की जनता ने इनको नकार दिया। फिर एसआईआर छोड़ के भाग गए। राहुल गांधी बिहार का चुनाव छोड़कर मैदान भागना पड़ता है जब वहां की जनता राहुल गांधी जी को ठेंगा दिखा देती है और कहती है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, आप फर्जी चीजों पर डिस्कशन कर रहे हैं। और देश में भी जो निर्णय, लेकिन नहीं, ग्राउंड पे भी कई लोग कह रहे हैं कि उनके नाम कटे हैं। इसको लेकर तो लगातार ग्राउंड पे भी हमने रिपोर्ट किया था, ऐसे कई जगहों से ऐसा रिपोर्ट सामने आए कि कुछ लोगों के नाम कटे हैं। देखिए, अगर किसी का नाम कट रहा है तो निश्चित रूप से अगर वो वहां का
मूल नागरिक है उसके, सपोज मान लीजिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, अगर मेरा नाम कट जाता है तो उसका नियम है, हम जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं, बीएलओ होते हैं, उसके माध्यम से जो है प्रक्रिया है। यहाँ पर लोकतांत्रिक सिस्टम है, सब कुछ बैठा हुआ, सरकारी तंत्र बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम अमर त्रिपाठी है तो आपका नाम रहेगा, अब्दुल है तो आपका नाम नहीं रहेगा। दोनों कानून, अब्दुल के लिए भी वही कानून है, अमर के लिए भी कानून वही, और एंटनी के लिए भी कानून है, सेम है। भारत का जो कानून है वो सभी धर्म और जात के लोगों के लिए बराबर है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, राहुल गांधी एंड टीम इसको जो है अलग अलग बताने का कार्य कर रहे हैं, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जमीन फिसल चुकी है। आज देश के अंदर 140 करोड़, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सभी लोग एक सुर में एक साथ खड़े होकर कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो नीतियां लेकर आए हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो देश हित में है। इसीलिए बौखलाहट है। राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। राहुल गांधी आज जो भी बोल रहे हैं देश के खिलाफ बोल रहे हैं। जी जी, तो आप लोग जो है इसको लेके आगे की क्या तैयारी, अगर विपक्ष फिर से सड़क से संसद तक अगर फिर से इसका विरोध करता है तो फिर सरकार को लेके सरकार किसकी क्या तैयारी है इसको लेकर? देखिए, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला विपक्ष राहुल गांधी एंड टीम से सरकार और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिल्कुल नहीं डरने वाली है, क्योंकि देश की 140 करोड़ जनमानस जनता हमारे साथ में है। ठीक है, और हम लोग बहुत अमरदीप जी, मोहम्मद जिशान हमसे जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। जिशान जी, अगर वास्तव में मतदाता सूची की पारदर्शिता बढ़ेगी, जैसे कि चुनाव आयोग और एनडीए सरकार का कहना है, तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, दो चीजें हैं मैम। सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार, आदाब। इन्होंने अमरजीत जी ने जो बोला है, दो चीजें बहुत खुलकर आती है कि आपने अगर एसआईआर करानी थी तो 2024 के बाद क्यों नहीं कराई आप? 2024 के पास आपके पास एनफ टाइम था जो आप करा सकते थे। दूसरी चीजें यहाँ पे आती है कि आपने एसआईआर कराया, उसमें कोई दो राय नहीं, आप एसआईआर कराएं, बट जो आप दस्तावेज मांग रहे हैं, आजकल मैं बिहार के तौर पे बोलता हूं, जो आपने दस्तावेज आपने मांगा था, क्या आधार कार्ड उसमें सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद ऐड हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं पहले ऐड कर दिया था आपने? दूसरी चीजें यहाँ पे आती है कि आपके बीजेपी के लोग पहले कैसे बता सकते हैं कि 75 लाख वोट कट जाएंगे? ये बीजेपी के नेताओं का स्टेटमेंट एसआईआर से पहले आता है कि 70 से 75 लाख वोट कटेंगे। जहां तक बात रही, इसके बाद एक स्टेटमेंट आता है कि यहाँ पे घुसपैठिया थी, रोहिंग्या थी। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसमें जब पूछा जाता है तो उसमें पता चलता है कि देयर इज नो घुसपैठिया। घुसपैठिया जब नहीं थी तो आपने घुसपैठियों का बात क्यों किया? आपने क्यों कहा बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए? अगर बांग्लादेशी यहाँ पे आए हुए तो उसका जिम्मेदार कौन था? 11 साल से सेंटर में सरकारें आपकी, 20 साल से स्टेट में सरकारें आपकी, तो कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे घुसपैठिया आए? अगर घुसपैठिया आए तो क्या वहां पे अचार आप क्या कर रहे थे? अचार बना रहे थे क्या? अगर नहीं आपसे देश संभलता है या राज्य नहीं संभलता है, आप छोड़ दें। गृह मंत्री कहाँ है? वो आजकल गृह मंत्री यहाँ पे आ रहे हैं चुनाव में, उन्होंने अभी फिर बोला है कि आप हमें जिता दो, आप हमें जिता दो, पूरा देश में हम एसआईआर करा देंगे। इसका मतलब क्या है? आप कोई मुद्दे पे तो बात करना नहीं चाहते, खाली 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, कोई एक मुद्दे पे आप नहीं आते। ये आप बिहार की जनता को ये नहीं बताना चाहते हैं कि यहाँ पे प्लान कैसे रुकेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे लगेगी। आपके पास कोई इसका अच्छा, प्लान जिशान, ये एक सवाल पूछती हूँ आपसे, यहाँ पे रोकना चाहूंगी। ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बिहार में चुनाव जो है, चुनाव होने में कुछ दिन बाकी है, 10 दिन लगभग बचे हुए हैं,
तो इस वक्त पे अचानक से जो है ये फैसला कि पूरे जो है देश में जो है ये एसआईआर जो है वो लागू होगा, क्या इसका असर बिहार चुनाव पर पड़ेगा? क्या लगता है आपको? क्योंकि एक बड़ा वर्ग था बिहार में, ऐसे लोग थे जो कि इसका विरोध कर रहे थे, जो कि कह रहे थे कि हमारा नाम कटा है, जो कि इससे पूरी तरह खुश नहीं थे। तो इसको लेकर क्या लगता है आपके, क्या ये इनके लिए, बीजेपी के लिए एक ये वोट तोड़ने वाला ये साबित होगा, इनका एक गलत फैसला हो जाएगा साबित? अब पे इनका देखिए, इनको तो वोट मिलता नहीं। जो भी वोट चोरी करके इन्होंने 2024 में भी सरकारें बनाई, हम लोगों ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है आलम का कि 6000 वोट जो अभी डिलीट किए गए थे उसमें 80 रुपया देखिए, 80 रुपया देना पड़ा था। क्यों? उस पे जब एफआईआर, और जो हमारी महादेवपुरा की सीट है एमपी इलेक्शन की, वहां पे जब वहां से बात बताई गई थी, राहुल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उनमें पूरी पुख्ता दस्तावेज के साथ हम लोगों ने बताया था। सीआईडी वहां पे एक समन जारी किया था। समन जारी करने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने वहां पे एक भी रिप्लाई नहीं दिया, ना उनके साथ जाके सहयोग किया जांचों में। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि अगर आप वोट दे या न दे, सत्ता को हम बैकडोर से भी ले सकते हैं। और बहुत सारा एग्जाम्पल बिहार में आज हम लोगों ने देखा है यहाँ पे एसआईआर के टाइम पे। ठीक है, अमरदीप जी से सवाल ले लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं वो भी पूछ लेंगे। अमरदीप जी, बिहार में जिस तरीके से विपक्ष ने एसआईआर पर सवाल उठाए, क्या सरकार ने उस असंतोष को दूर करने की कोई कोशिश की? देखिए, मेरे साथी जो कांग्रेस के बैठे हुए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी, राहुल भगोड़ा जी हैं, जब इलेक्शन कमीशन कहता है एफिडेविट दे दीजिए, तब एफिडेविट नहीं देते हैं, भाग जाते हैं। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी की टीम जब कह रही है बिहार के अंदर जब कह रही है एसआईआर का विरोध बिहार की जनता कर रही है। अरे सुनो भाई, सुन लो, पहले सुनने की आदत डालो, राहुल गांधी मत बनो। बिहार की जनता अगर एसआईआर के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन निर्णय ले रहा है सरकार के माध्यम से, पूरे देश में अगर एसआईआर होने जा रहा है, ये तो राहुल गांधी को, विपक्ष को खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नुकसान होने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता कल तक यही कह रहे थे, तेजस्वी यादव कह रहे थे, राहुल गांधी कह रहे थे कि बिहार की जनता एसआईआर का विरोध कर रही है। तो अगर पूरे देश में एसआईआर होने जा रहा है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। आपको तो खुश होना चाहिए, फिर भी आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ठीक है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि बिहार की जनता ने एसआईआर जो हो रहा था उसको समझकर ये निर्णय लिया कि जो राहुल गांधी और टीम कह रहे हैं सिर्फ बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, बहकाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास में जमीनी स्तर पर कोई भी तथ्य नहीं है। ठीक है जीशान जी, ये बता दीजिए कि क्या विपक्ष का विरोध जो है एसआईआर के समय को लेकर है या इरादे को लेकर है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये समय और इरादा दोनों बहुत क्लियर है इनका। इनको मालूम हो चुका है कि 14 तारीख के बाद इनको सत्ता मिलेगी नहीं। इनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा लेके बात ही नहीं कर रहे हैं। अब बात करो ना कि आपने कितने जॉब किए। आपने 2020 में आके आपने क्या कहा था? 1,25,000 करोड़ रुपया आपको दूंगी बिहार को। मैंने कितना दिया ये बता दें हमें। आपने कितना जॉब दिया, कितनी इंडस्ट्री लगाई? वो चीनी मिल कहाँ है जहां से मैं चाय पीना चाहता हूँ? आपने बोला था ना कि अगला बार मैं हमको जिता के देते हैं तो यहाँ पे जितनी भी चीनी मिल बंद है मैं आपको एसआईआर लेके आ गए। आप राहुल गांधी एंड टीम ने एसआईआर की बात की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने एसआईआर का बात नहीं किया है। आप लोग धरातल पर उतर के बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए एसआईआर चिल्लाने लगे थे। हम तो डेवलपमेंट की आज भी बात कर रहे हैं। आइए ना डेवलपमेंट की बात करिए, आइए ना विकास की बात करते हैं। कितने रोड बने हैं बिहार के अंदर में, क्राइम को कंट्रोल कैसे किया गया है, कितनी यूनिवर्सिटी बनी है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं, कैसे जंगल राज को समाप्त करने का कार्य एनडीए सरकार ने किया। आइए बात करते हैं, आइए ना राहुल गांधी को भेजिए धरातल पर उतरने के लिए। दिवाली का हवाला देकर भाग जाते हैं। राहुल भगौड़ा को पूछिए, दिवाली का हवाला देकर भाग जाते हैं। दम है तो उतरिए बिहार की जनता में, डेवलपमेंट पर बात करिए ना। आप तो एसआईआर पर बात करते हैं। आप आरएसएस गद्दार के लोग है ना। आजादी में कितने गद्दारी की थी?
आप लोग उनके वंशज है जो आजादी में अंग्रेजों के साथ मिलके हिंदुस्तान के अवाम को सब गद्दारी किताब पढ़ा करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर मत आइएगा। सावरकर जी को काला पानी की सजा होती थी, पंडित नेहरू कांग्रेस के थे, उनको 13 दिन की सजा होती थी, जेल के अंदर गद्दा मिलता था। गद्दार कौन था जेल में? चलिए अमरदीप जी, हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। जेल में गद्दा जिसको अमरदीप जी, जिशान जी, अपने मुद्दे पे आते हैं। हम जिस मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं उसी पर रहेंगे। हमारा जो मुद्दा है वो एसआईआर का है आज का। तो अमरदीप जी से जानना चाहूंगी कि जो इसका सूची का जो सत्यापन है हर लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन क्या ये सही समय है जब कई राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं? बिहार में भी यही हुआ, चुनाव के मात्र 2-3 महीने पहले बाकी थे तब एसआईआर कराया गया, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद कई गड़बड़ी के केस सामने भी आए। कई लोगों का कहना था कि उनके नाम भी कट गए और अब फिर यही बाकी राज्यों में होने जा रहा है कि 2026 में वहां चुनाव है और ठीक उससे कुछ महीने पहले या कुछ दिन पहले जो है ये प्रक्रिया जो है शुरू होने जा रही है। देखिए, देश के अंदर कहीं ना कहीं लगातार चुनाव चलता रहता है। कभी पंचायत का चुनाव हो रहा है, कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का चुनाव होगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जो निर्णय देश हित में लेना है लोकतांत्रिक तरीके से, वो निर्णय लिया जाएगा। और राहुल गांधी एंड टीम बड़े विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी और उनकी टीम तो कह रही है कि एसआईआर को बिहार की जनता नकार रही है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए को एक्सपोज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है इससे। तो भाई आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अगर पूरे देश में एसआईआर होने जा रहा है तो पता चल जाएगा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है या राहुल गांधी जी के साथ में है, जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, निरंतर भारत के खिलाफ जहर उगलने का कार्य नेता प्रतिपक्ष आज जो कर रहे हैं, ये तो सामने आ जाएगा। और देखिए, एसआईआर कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, ये समझने का बात है। आज विपक्ष के पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने मोदी जी के नेतृत्व में जो भी आम जनमानस के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड के सारी बेसिक चीजों को जो है धरातल पर उतारने का जो कार्य किया है, उसके बाद राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। अमरदीप जी, जो आप कह रहे हैं इन सब में विकास में जो अभी भी जो है पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अभी भी बिहार में नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। आपने अभी भी देखा होगा कि छठ पूजा का समय है और अलग अलग जिलों मतलब अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि कतार के कतार लोग खड़े होकर जो है बिहार आने के लिए अभी भी उसी दशा में आ रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? रोजगार अभी भी बिहार का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सुन ली, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के हमारे साथी जिसके गोदी में बैठे हुए हैं, गलबहियां कर रहे हैं बिहार में जाकर, उन्हीं के परिवार ने जो है लालू यादव ने जंगल राज स्थापित कर रखा था। कितने रोजगार, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर दिए थे, कितने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किए थे। लेकिन हम 20 साल पहले की बात अभी भी क्यों करें अमरदीप जी? 20 साल पहले की बात अभी भी क्यों करें? अब तो 20 साल से तो आप लोगों की सरकार है। 20 साल में रोजगार के लिए क्या क्या हुआ? बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले लालू परिवार के साथ में अगर राहुल गांधी जी जाकर खड़ा होंगे, उनके साथ गलबहियां करेंगे, गठजोड़ करेंगे, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता पूछेगी। इसको नकार नहीं सकती है। नहीं, बिहार की जनता उनसे तो पूछेगी और उनको जवाब देगी सो देगी। लेकिन अभी आपसे 20 साल से आपका चल रहा है एनडीए का, तो 20 साल में आपसे भी तो पूछेगी कि आपने रोजगार के लिए क्या किया है। निश्चित रूप से बिहार की जनता पूछ रही है और बिहार की जनता को हम लोग जवाब दे रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता दोबारा चुनने जा रही है। बिहार की जनता पूछ नहीं रही है बल्कि देख रही है कि किस प्रकार से बिहार के अंदर रोड बढ़ा, किस प्रकार से बिजली व्यवस्था अच्छा हुआ, किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, एयरपोर्ट दिया गया, यूनिवर्सिटी बढ़ी, चौमुखी जो विकास हुआ, बिहार की जनता इस चीज को देख रही है। और बिहार की जनता विपक्ष से पूछ रही है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने बिहार को जंगल राज स्थापित कर रखा था। लेकिन विपक्ष भी पूछ रहा है कि 20 साल के बाद भी रोजगार कहाँ है? बिहार में कितने फैक्ट्रीज लगे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है, क्यों अभी भी लोग पलायन कर रहे हैं? देखिए, बिहार में शुरू से पलायन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है जी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, वहां पर निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं कि बिहार के युवाओं को बाहर में ना जाना पड़े। पहले बिहार का जब युवा
अन्य प्रदेशों में जाता था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो साउथ के किसी स्टेट में जब जाता था, उसका उपहास होता था, उसको लोग संदिग्ध नजर से देखते थे, क्योंकि जो राहुल गांधी जी के सहयोगी हैं तेजस्वी यादव और उनके पिताजी ने ऐसे जो है क्षेत्रवाद में लोगों को अच्छा अमरदीप जी एक सवाल, एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए, छोटा सा ये बहुत बड़ी चीज है। बिहारियों का उपहास होता था, बिहारियों को लोग जो है क्रिमिनल समझते थे, लेकिन आज देश के अंदर निश्चित रूप से अगर बिहारी भाई हमारे बिहार के बाहर जाते हैं, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए ना, चुनाव का समय है जहां जनस्वराज ने कहा है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आई तो 10-15 हजार की नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। आपकी सरकार के पास क्या प्लान है रोजगार के लिए? ये एक लाइन में बता दीजिए, बस एक लाइन। सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। देखिए, तेजस्वी यादव न पढ़े हैं न कढ़े हैं, 2,70,00,000 लोगों को नौकरी देने की बात की है, बता दीजिए कैसे देंगे। ठीक है, चलिए जिशान जी से एक सवाल ले लेंगे जल्दी से। जिशान जी, कांग्रेस बिहार में विरोध दर्ज कर चुकी है। राहुल गांधी ने बाकायदा पूरे गठबंधन के नेताओं के साथ मिलकर इसका विरोध किया था, सड़कों पर भी उतरे थे। लेकिन क्या आपने कोई वैकल्पिक प्रस्ताव चुनाव आयोग के सामने रखा? क्योंकि चुनाव आयोग लगातार कह रहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो रिटन सबूत के साथ अपना विरोध दर्ज करवाएं। हमने बहुत सारे रिटन सबूत दिए हैं। आप एग्जाम्पल कटिहार का एक जिला है जिसमें कटिहार एक विधानसभा है, कटिहार विधानसभा में 15 नंबर हाउस में 65 वोट कैसे आ गए जब हम लोगों ने जांच किया? वहां पे है ठीक है, माफ कीजिएगा हमारा समय यहाँ पे थोड़ा कम है। चुनाव आयोग जो इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और हम डायरेक्ट वहां से जुड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त एसआईआर को लेकर बड़ा ऐलान करने जा रहा है। पूरे लगभग देश में जो है इसका एसआईआर लागू होने जा रहा है। क्या क्या बता रहा है चुनाव आयोग, आइए देखते हैं लाइव। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बिहार के सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के इस शुभ दिन पर मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को विशेष रूप से नमन करता हूं, जिन्होंने निर्वाचन आयोग पर अटूट विश्वास जताया है और एसआईआर में पूर्ण भागीदारी निभाई और अब इस चुनाव में मतदान करने के लिए उत्साहित है। बिहार में एसआईआर के सफल संचालन के बाद आयोग ने देश के सभी 36 मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ 2 महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किए। इन बैठकों में एसआईआर से संबंधित अनुभवों, तकनीकी प्रगति और भविष्य की दिशा निर्देशों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पिछले एसआईआर की मतदाता सूची से मैनुअल भी और तकनीकी तरीके से भी दोनों स्तरों पर मिलान का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है और इसके तैयारी के आधार पर अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी।
अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट। किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया हो। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है, और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है, और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना, या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना। इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए, और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। एसआईआर करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और एसडीएम के स्तर के होते हैं, और उनके अंडर में ये सारे बीएलओस कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ईआरओ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले, और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे।
ईआरओ के इस निर्णय के बाद, अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद, अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिलाधिकारी के पास कर सकता है, और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब एसआईआर हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में, वह शून्य थी। अर्थात ईआरओ और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी, और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है, उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में हैं। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग, बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी, और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और इस मैचिंग को स्वयं भी कर सकता है। रिवीजन शुरू होगा। सीसी ने बताया कि एसआईआर से बनी मतदाता सूची पर बिहार में 0 अपील दर्ज हुई है। हमारे साथ इसी बात पर बातचीत के लिए कांग्रेस से मोहम्मद जिशान और बीजेपी से अमरदीप त्रिपाठी जुड़े हुए थे। दोनों मेहमानों से हमें बीच में ही बातचीत रोकनी पड़ी। दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।